This is lecture number 11th of ionic equilibrium, and in this part we are going to continue with indicators, and then we will read some theories of acid and base. देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था। एक तो इंडिकेटर का जो पीएच रेंज आता था, एसिडिक इंडिकेटर का पीएच रेंज pKa ±1, और बेसिक इंडिकेटर का जो बेसिकली पीएच रेंज आता था, पीओएच रेंज निकालते थे, वो आता था pKb ±1। अब एक ऐसा कंडीशन आता है जहां पे इंडिकेटर काम नहीं करता है, तो उसको बुलाते हैं नो वर्किंग कंडीशन। तो इंडिकेटर कब काम नहीं करेगा? जब इंडिकेटर का आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए। और मैंने आपको बताया था कि वो ना तो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड का कॉन्सेंट्रेशन देगा, वो बोलेगा इतना डिसोसिएशन हुआ है। यानी कि एक इंडिकेटर का आयोनाइज्ड फॉर्म जितना डिसोसिएट होगा उतना ही अनआयोनाइज्ड पार्ट होगा, तो उस समय पीएच जो होता है पीके के बराबर होता है, और उसको बुलाते हैं नो वर्किंग कंडीशन। सिमिलरली बेसिक इंडिकेटर में भी आयोनाइज्ड पार्ट डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड पार्ट, उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए तो पीओएच पीकेवी के बराबर आता है, और जो पीएच होगा यहां से तो पीओएच आएगा, और पीएच निकालने के लिए 14 - पीओएच कर देंगे। अब नेक्स्ट हमसे एक सवाल पूछता है कि अलग अलग टाइट्रेशन मैंने आपको बोला था कि टाइट्रेशन इज बेसिकली व्हाट? टाइट्रेशन इज बेसिकली एन एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो अलग अलग टाइट्रेशन में अलग अलग हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो इसमें हम कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, जैसे एमईओएच, फिनप्थलीन, फिनॉल रेड, मिथाइल रेड, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर आप SAWB का टाइट्रेशन करवाते हैं तब हम यहाँ पे इंडिकेटर यूज करते हैं एमईओएच, और इसका जो पीएच रेंज होता है 3 to 7 होता है। और अगर WASB टाइट्रेशन है, मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन है, तब यहाँ पे इंडिकेटर हम फिनप्थलीन यूज करते हैं, इसका पीएच रेंज इतना होता है। और WAWB में हम फिनॉल रेड यूज करते हैं, इसका पीएच इसके बराबर होता है। इसको आपको रटना नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं याद करने का। इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो आपको पता है सॉल्यूशन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग से आता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो पीएच जो इंडिकेटर यूज करेंगे हम, उसका पीएच रेंज 7 से कम होगा, तो 3 से 7 के बीच में है। सिमिलरली वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग से ही नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड होगा, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस है, तो जो फिनप्थलीन हम इंडिकेटर यूज करेंगे उसका पीएच रेंज 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 7 से 11 के बीच में। और ये दोनों तो लगभग न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, इसलिए पीएच रेंज इसका इतना। अब कैसे याद करेंगे कि कौन से टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? तो सुनिए, अगर आपको कहीं भी स्ट्रॉन्ग एसिड दिख जाए, देखिए यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड दिख जाए तो अब आप एमईओएच यूज करिएगा एज ए इंडिकेटर, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस दिख जाए तब आप फिनप्थलीन यूज करिएगा एज ए इंडिकेटर। तो इस दोनों पॉइंट को लिखते हैं। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इन्वॉल्व्ड इन टाइट्रेशन देन MEOH कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर, and if strong base is involved in titration then phenolphthalein can be used as indicator। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, और अगर दोनों ही स्ट्रांग है तो आप कोई सा भी यूज कर लीजिए, ठीक है। और पीएच रेंज उसका कितना होता है, जैसे आप इस क्वेश्चन को करके देखिए। इसमें आपको बोला है कि HBr और NH4OH को मिलाते हैं तो टाइट्रेशन होगा, तो बताना है कि यहां कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। तो ये देखिए HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये NH4OH क्या है? वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग मिल गया, एसिड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम MEOH यूज करते हैं, तो यहां कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? MEOH। अब आप देखिए CH3COH KOH, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम फिनप्थलीन यूज करते हैं, तो यहां कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? फिनप्थलीन। जैसे HCl NaOH, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम MEOH यूज कर सकते हैं,
और स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिनोप्थलीन यूज कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिडिक इंडिकेटर का पीएच निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। ये था पीएच निकालने का फॉर्मूला फॉर एसिडिक इंडिकेटर, और मैंने आपको बोला था कि वो आपको क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं देगा, वो बोलेगा कि इतना % आयोनाइज हुआ, इतना % बचा, और आपको यहाँ पे अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड परसेंटेज ही रखना है। तो क्वेश्चन देखिए, बोला एन एसिडिक इंडिकेटर हैज पीके वैल्यू इतना, तो पीके वैल्यू आपको गिवन है, और बोला कि 80% आयोनाइज्ड होता है इंडिकेटर, तो पीएच बताइए। तो 80% आयोनाइज्ड हुआ तो बचा कितना, 20%। तो ये देखिए आयोनाइज्ड पार्ट है, ये अनआयोनाइज्ड पार्ट है। तो आयोनाइज्ड कितना हुआ 80, तो 80 डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड 20, तो 80 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ पे पीके 5.3 रखिएगा तो आपके पास पीएच आएगा। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए। अगर आप एक पॉलीबेसिक वीक एसिड लेते हैं, पहली बात तो वीक एसिड है, दूसरी बात पॉलीबेसिक है। पॉलीबेसिक कहने का मतलब इसमें से एक से ज्यादा H+ वो डोनेट कर सकता है, और वो वीक एसिड है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई वीक एसिड जिसमें एक से ज्यादा H+ वो डोनेट करने का पावर रखता है, तो उसका डिसोसिएशन कैसे पढ़ते हैं, और इसके ऊपर जब भी बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आएगा तो 2-3 आपको स्टेटमेंट पकड़ना पड़ेगा, तभी आप इसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं उस क्वेश्चन में। पहले तो एग्जाम्पल देखिए, H3PO4, H3PO3, H2CO3, H2S, सब में देखिए एक से ज्यादा H+ निकल सकता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं H3PO4 का। अगर आप H3PO4 में देखेंगे तो यहाँ 3 H+ निकल सकता है, और अगर आप तीनों H+ निकाल देते हैं तो PO4 3- बनेगा। तो यहाँ जो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको लिखते हैं ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि पूरा H+ निकालने के बाद जो Ka है उसको बोलेंगे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। लेकिन अगर आप क्या करिए H3PO4 में एक H+ निकालिए तो ये बनेगा, तो इसको बुलाते हैं फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसमें इसका मान लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट है α1। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ऐसा वर्ड देखने को मिले कि एन एसिड हैज ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना, और एन एसिड हैज फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना, तो आप इस वाले सेक्शन का फंडा यूज करिएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली ये जो बना एसिड का कॉन्जुगेट बेस, अभी वापस से इसमें से एक H+ निकाल सकता है, फिर हम एक H+ निकाले तो इसको बुलाएंगे सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको Ka2 लिखते हैं। और सिमिलरली एक और निकल सकता है तो एक और H+ निकालेंगे तो इसको बुलाएंगे थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब आप देखिए, ये जो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और ये इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये फर्स्ट कैसे आएगा, इन तीनों के एडिशन से। तो इक्वेशन फर्स्ट कैसे अचीव होगा, इन तीनों के एडिशन से। अब अगर आपको ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है इन तीनों से, तो तीनों को ऐड करिएगा, पर अगर ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है Ka, तो आप तीनों के Ka को मल्टीप्लाई करिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka आ जाएगा फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय थर्ड, ठीक है। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ओवरऑल इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आप तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करिएगा। और अगर आप इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो आपके पास K है तो Pk, तो ये आ गया Pk ओवरऑल रिएक्शन का प्लस पहले वाले जिसमें एक H+ निकाले थे Pk1 प्लस Pk2 प्लस Pk3, तो ये दो फॉर्म याद रखिएगा। अब आप देखिए, जब आप H3PO4 से एक H+ निकाले थे तो आपके पास ये निगेटिव आयन बना था, तो जैसे जैसे आप H+ निकाल रहे हैं तो निगेटिव आयन बढ़ रहा है। ये निगेटिव आयन क्या करेगा, H+ उतना आसानी से निकलने नहीं देगा, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो यानी कि जैसे जैसे आप H+ निकालते हैं तो डिसोसिएशन का जो पार्ट है वो वीक होता जाएगा। तो हम बोलेंगे कि एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, attraction for H+ increases, tendency to lose H+ decreases and thus acidic nature will decrease। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो डिसोसिएशन है अल्फा, ये ज्यादा होगा, फिर कम, फिर कम,
क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, H प्लस को ये आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है, H प्लस निकलने नहीं देगा, तो डिसोसिएशन कम हो जाएगा। यानी कि Ka1 ज्यादा होगा Ka2 से और Ka3 से, और Ka का उल्टा होता है Pka, तो Pk3 ज्यादा होगा Pk2 से और फिर Pk1 से। तो इसको लिख लेते हैं, यानी कि α1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, Ka1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, और Pk इसका उल्टा होता है, तो ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक बेस है जो पॉली एसिडिक है, मतलब एक तो पहली बात वीक बेस होना चाहिए, और पॉली एसिडिक मतलब एक से ज्यादा OH नेगेटिव आयन डोनेट कर सकता है। इसके एग्जांपल है AlOH होल थ्राइस, ये MgOH होल ट्वाइस और FeOH होल ट्वाइस। जैसे इसका देखते हैं, सिमिलरली जो अभी हमने लास्ट में सेक्शन में पढ़ा था सेम करना है। तो AlOH होल थ्राइस में 3 OH नेगेटिव आयन निकल सकते हैं, तो अगर आप तीनों निकाल देते हैं तो इसमें जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, बेस है तो इसके भी लिखेंगे, तो इसको बुलाते हैं ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर आप एक H प्लस निकालिएगा तो बचा ये स्पीसीज, तो इसको बुलाते हैं फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक और इसमें से निकालिएगा इस पार्ट में से, देखिए, तो उसको बुलाएंगे सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इस पार्ट में से एक और निकल सकता है तो इसको बुलाएंगे थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और आपको पहले वाले का लाना है इस सब से, तो तीनों को ऐड करके पहला वाला आएगा, और अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb लाना है तो Kb आ जाएगा Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3, और इसका नेगेटिव लॉग लीजिएगा तो Pkb आ जाएगा ओवरऑल रिएक्शन का, Pkb1 प्लस Pkb2 प्लस Pkb3। अब यहां पे भी देखिए आप, जैसे जैसे OH नेगेटिव निकाल रहे हैं पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, OH को निकलने नहीं देगा। तो यानी कि जैसे जैसे आप OH निकालिएगा तो अल्फा डिक्रीज करता जाएगा और Kb भी डिक्रीज करता जाएगा, पर Kb का उल्टा Pkb होता है, तो Pkb बढ़ता जाएगा। तो इस पॉइंट को लिखते हैं कि एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, अट्रैक्शन फॉर OH नेगेटिव आयन इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू लूज OH नेगेटिव डिक्रीजेस एंड बेसिक नेचर डिक्रीजेस। यानी कि α1 ग्रेटर देन 2 3, Kb1 ग्रेटर देन 2 3, बट Kb का उल्टा Pkb, यानी Pkb3 विल बी ग्रेटर देन 2 1। अब देखिए इस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपको बोला है कि फाइंड ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में आपको वर्ड दिखे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट या आपको दिखे फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो लगाएंगे। तो देखिए ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H3PO4 निकालना है, और Ka1 इतना है, Ka2 और Ka3। तो मैंने आपको बताया था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड है तो ओवरऑल Ka इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन से आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन you have been given you have to find the pH of a compound known as YOH whole thrice. So basically it's a base and its concentration is given as 6 into 10 to the power minus 4, and you have been given the first dissociation of YOH whole thrice is 100% and second dissociation is 50% and third dissociation is like negligible. So if the third dissociation is negligible, we will not write its equation, right? So we have to find the pH of YOH whole thrice. So YOH whole thrice is a base. So first we have to calculate POH of YOH whole thrice, and then we will subtract 14 from this value, and then we will get pH. But in order to get POH, we need concentration of OH negative ion. And how we will get that concentration of OH negative ion? We have been given two data. That first, when YOH whole thrice is 100% dissociated, it will give certain amount of OH negative ion. And when it is 50% dissociated, it will give certain amount of OH negative ion. So we will, if we can calculate OH negative ion when it is 100% dissociated, and when it is 50% dissociated, and if we will add those OH negative ion, we will get the total concentration of OH negative ion, and after taking the negative log of OH negative ion, we will get POH, and after subtracting from 14, we can get pH. So first let's talk about when it is 100% dissociated. So when YOH whole thrice is 100% dissociated,
It will give certain amount of OH negative ion. Let's consider its initial concentration was C and it was 0, and if it is 100% dissociated, then the final concentration of OH negative ion will be C. And when it is 50% dissociated, then again we will get certain amount of OH negative ion. Now this time, if the initial concentration was C, then it is partially dissociated. That's why we are writing C minus C alpha 2, and we'll get the concentration of OH negative ion as C alpha 2. So the total concentration of OH negative ion will be C plus C alpha 2, C plus C alpha 2, and you have been given the concentration of YOH whole thrice as 6 into 10 to the power minus 4. So if we will take common, then that will be 1 plus 0.5. So OH negative ion total concentration comes out to be 9 into 10 to the power minus 4 molar. If we will take the negative log of this number, we will get POH, and after subtracting from 14, we can get pH. Next, we will talk about different concept of acid and bases. See, different scientists give different definition of acid and bases. So first we will understand what are the definitions given by Arrhenius for acid and bases. So according to Arrhenius, acid are those compound which have free H plus ion in their aqueous solution. Now these definitions are very important because you can be given a question in which you will be given 4 options, and they will ask you to identify which of the following is a Arrhenius acid or Arrhenius base. So you can only solve those questions if you know the definition according to Arrhenius. So according to Arrhenius, acid are those compound which have free H plus ion in their aqueous solution. For example, HCl, H3PO4, H2SO4. And for bases, Arrhenius says that those compound which have free OH negative ion in their aqueous solution, those compound are called as bases. For example, NaOH, MgOH whole twice, and AlOH whole thrice. Right? अब ये दो डेफिनेशन के बाद अरीनियस ने वाटर का नेचर भी बताया था. ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है. आपसे पूछ लेगा कि वाटर का नेचर बताइए अकॉर्डिंग टू अरीनियस. सो अरीनियस ने बोला था कि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है एंड इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट. और अरीनियस के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, उसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. इट इज अकॉर्डिंग टू अरीनियस. अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वाटर का नेचर बदलता है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट बदलता है, एसिड और बेसिस का डेफिनेशन बदलता है. और अकॉर्डिंग टू अरीनियस अगर हम एसिड और बेस के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो Ka बढ़ेगा किसी एसिड का, यानी वो एसिड आसानी से डिसोसिएट होगा, H प्लस आयन बढ़ेगा. और अगर H प्लस आयन बढ़ा तो वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. और Ka का उल्टा होता है pKa, तो Ka बढ़ेगा तो pKa कम होगा. सिमिलरली अगर किसी बेस का Kb बढ़ेगा तो उसका OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और pK भी कम होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. सिमिलरली ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, एसिड क्या होता है, कोई भी ऐसा स्पीशीज जो H प्लस यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करता है इन एनी सॉल्वेंट. हाँ, अरीनियस क्या बोलता था कि एसिड H प्लस डोनेट करेगा इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, और बेस वो होगा जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा. लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या कहते हैं कि एसिड क्या होगा, एक ऐसा स्पीशीज जो H प्लस या प्रोटॉन डोनेट करे इन एनी सॉल्वेंट, यानी एसिड क्या होते हैं H प्लस डोनर. पर बेसिस को उन्होंने अलग तरीके से डिफाइन किया. उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा स्पीशीज जो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, वो बेस कहलाता है. अरीनियस क्या बोला था, OH नेगेटिव आयन डोनेट करे तब उसको बेस बुलाएंगे. पर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या कहते हैं, H प्लस एक्सेप्टर आर बेसिस. तो फॉर एग्जाम्पल HCl है तो HCl एक H प्लस डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये एसिड है. NH4 एक H प्लस डोनेट करेगा तो NH3 बनाएगा, स्टेबल है तो इसलिए ये एसिड है. HCO3 नेगेटिव एक H प्लस डोनेट करेगा, CO3 2 नेगेटिव बनाएगा,
ये स्टेबल है इसलिए ये एसिड है। पर H2PO2 नेगेटिव, इसमें H प्लस है ही नहीं डोनेट करने के लिए, तो ये एसिड की तरह काम नहीं करेगा। सिमिलरली Cn नेगेटिव H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, HCN बनाएगा इसलिए बेस है। NH3 नेगेटिव, NH3 एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, NH4 बनाएगा इसलिए बेस है। और HCO3 एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, H2CO3 बनाएगा इसलिए एक बेस है। सो ये तो पढ़ा हमने कि एसिड और बेस को उन्होंने कैसे डिफाइन किया। अब वो वाटर का नेचर भी बताते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, वाटर जो होता है वो एक H प्लस डोनेट भी कर सकता है, OH नेगेटिव बनाएगा, और वाटर H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, हाइड्रोनियम आयन स्टेबल है बनाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, वाटर इज एम्फीप्रोटिक, याद रखिएगा। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड से एक H प्लस निकालिए तो उसको कॉन्जुगेट बेस बुलाते हैं, और बेस से एक H प्लस जोड़िए तो उसको कॉन्जुगेट एसिड बुलाते हैं। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है वो सुनिए। वो बोलते हैं कि एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो एसिड अपना H प्लस डोनेट करेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और बेस H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ठीक है, तो जैसे एसिड है HCO3 नेगेटिव, ये एक H प्लस डोनेट करेगा तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा, और ये HCO3 एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो इसका कॉन्जुगेट एसिड H2CO3 बनेगा। यहां पे उन्होंने कुछ और सॉल्वेंट के बारे में बताया था। एक का नाम था प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? विच कैन डोनेट प्रोटॉन, उसको बुलाते हैं प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट। एक होता है प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट। ये क्या होता है? ऐसा सॉल्वेंट विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन यानी कि H प्लस, उसको बुलाते हैं प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक क्या होगा? विच कैन डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी कि एक ऐसा स्पीसीज जो H प्लस डोनेट कर सकता है या H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, वाटर H प्लस डोनेट भी कर सकता है, H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो ये एम्फीप्रोटिक है। एक होता है अप्रोटिक, जो विच कैन नाइदर डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, जैसे C6H6 CCl4। और एक होता है एम्फोलाइट। याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन होगा एम्फोलाइट और एम्फीप्रोटिक में। देखिए, एम्फीप्रोटिक में या तो H प्लस डोनेट कर दे या H प्लस एक्सेप्ट कर दे, लेकिन एम्फोलाइट में क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल में क्या होगा? H प्लस डोनेट होगा और एक ही मॉलिक्यूल में ये H प्लस एक्सेप्ट होगा। सो एम्फोलाइट क्या होता है? इन विच सेम मॉलिक्यूल कैन डोनेट एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन। सारे अमीनो एसिड एम्फोलाइट होते हैं। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे ये अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, तो COH एसिड है तो H प्लस डोनेट करेगा, यही H प्लस NH2 एक्सेप्ट करेगा, NH3 पॉजिटिव बनाएगा, और यहाँ ड्यूटराइन बनता है और उसका pH pK1 प्लस pK डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा।